नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। अगर आपको ड्रामा और थिएटर की हिस्ट्री में जीरो नॉलेज है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं ब्लॉक 1 को जो कि है ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ड्रामा का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रामा आखिर होता क्या है। ड्रामा एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन है जिसमें कन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस और एटमॉस्फेयर होता है जिसे एक्टर स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। मेजोरी बॉल्टन ने बहुत खूब कहा है कि एक ट्रू प्ले थ्री डायमेंशनल होता है। ये एक ऐसा लिटरेचर है जो हमारी आंखों के सामने चलता है और बोलता भी है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ड्रामा एक टेम्पोरल एक्ट है, यानी इसका एग्जिस्टेंस स्पेस और टाइम की लिमिट्स के अंदर होता है। ओरिजिन देखते हैं ड्रामा का। वेस्टर्न थिएटर का जन्म आज से 2500 साल पहले एथेंस और ग्रीस में हुआ था। वहाँ एक कल्ट था जो डियोनिसस की पूजा करता था, जो फर्टिलिटी और प्रोक्रिएशन के गॉड माने जाते हैं। ये लोग एक कॉरिक हाइम गाते थे जिसे डिथेराम कहा जाता है। धीरे धीरे थेस्पिस नाम के एक व्यक्ति ने पहला एक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे प्रोटैगनिस्ट कहा गया, जो कोरस के साथ इंटरैक्ट करता था। इसी से डायलॉग का जन्म हुआ। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए कि ट्रेजेडी के तीन सबसे बड़े मास्टर्स थे, एकिलस, सोफोक्लेस और यूरिपिडीज। एकिलस ने एक्टर्स की संख्या बढ़ाई और उन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ ग्रीक ड्रामा एंड डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली प्लेराइट्स लाइक एकिलस एंड सोफोक्लेस। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ड्रामा चर्च के रिलीजियस सर्विसेज से जुड़ गया। मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस हमको देखने को मिलते हैं। ये बाइबल और सेंट्स की स्टोरीज पर बेस्ड होते थे। मोरालिटी प्लेस, इसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्च्यूज और वाइसेस जैसे गुड, एविल, सिन, ग्रेस को ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इंटरल्यूड्स, ये कॉमिक डायलॉग्स होते थे जिनका मेन एम अम्यूजमेंट होता था। अब कुछ स्टेज के टाइप देखते हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि स्टेज के टाइप्स वक्त के साथ बहुत बदले हैं। ग्रीक थिएटर, ये ओपन एयर एम्पी थिएटर्स में होते थे जहां ऑडियंस राउंड सीटिंग में बैठती थी। एथेंस स्टेज, रेनेसा इंग्लैंड में ये कॉमन था जहां स्टेज तीन तरफ से ऑडियंस से घिरा होता था। प्रोसेनियम स्टेज 19th और 20th सेंचुरी में ये पिक्चर फ्रेम स्टेज पॉपुलर हुआ जहां रैंप एक्टर्स और ऑडियंस को सेपरेट करता है और ऑडिटोरियम डार्क रहता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ स्टेज फ्रॉम द ग्रीक एम्फीथिएटर टू मॉडर्न प्रोसेनियम स्टेज। एक प्ले को बनाने के लिए स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों की जरूरत होती है। जैसे एक बिल्डिंग का फ्रेम उसका स्ट्रक्चर है और उसकी पेंटिंग उसका टेक्सचर है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इसमें तीन मेन चीजें आती हैं। एक होता है प्लॉट। एरिस्टोटल ने इसको मिथोस कहा था। ये इवेंट्स का एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस होता है जिसमें बिगनिंग, मिडल और एंड होता है। गुस्टावो फ्रीटाग ने इसे फ्रीटाग्स पिरामिड के रूप में डिफाइन किया था। कैरेक्टर्स, ईएम फॉस्टर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्लैट, एक सिंगल आइडिया पर जो बेस्ड होते हैं। एक होते हैं राउंड, जो कि कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और साथ ही थ्री यूनिटीज। एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मेन एम एक यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटीज। टेक्सचर में आती हैं वो डिटेल्स जो प्ले में जान डाल देती हैं। जैसे कि असाइड, जब कैरेक्टर कुछ बोलता है जो ऑडियंस सुन सकती है पर स्टेज के दूसरे कैरेक्टर्स नहीं सुन सकते। सॉलिलॉकी, स्टेज पर अकेले अपने आप से बातें करना ताकि ऑडियंस को कैरेक्टर के इनर थॉट्स पता चल सके, उसको हम सॉलिलॉकी कहते हैं। डेउस एक्स मकेना, एक ऐसी टेक्निक जहां अचानक से कोई गॉड या फिर इम्प्रोबेबल डिवाइस आकर प्लॉट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिफाइन ड्रामेटिक टेक्सचर एंड एक्सप्लेन टर्म्स लाइक सॉलिलॉकी एंड डेउस एक्स मकेना। अब हम शिफ्ट करते हैं अलग अलग टाइप्स के ड्रामास पर। यह सेक्शन कंटेंट से भरा हुआ है। सबसे पहले आती है ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एक सीरियस एक्शन का इमिटेशन बताया है जो ऑडियंस में पिटी और फियर जगाता है ताकि उनका कैथारसिस यानी कि इमोशनल रिलीज हो सके। इसमें हमको ये याद रखना है कि ट्रैजिक हीरो अपने हमेशा यानी कि ट्रैजिक फ्लॉ यानी कि एरर ऑफ जजमेंट की वजह से डाउनफॉल फेस करता है। इसमें रिवेंज ट्रेजेडी होती है जो कि मर्डर, घोस्ट और कार्नेज पर बेस्ड होती है, जैसे कि शेक्सपियर की हैमलेट।
और या फिर मेलोड्रामा। इसमें सेंसेशनल एक्शन और इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं जहाँ कैरेक्टर्स बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट यानी गुड और बैड होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैथारसिस एंड हामर्शिया। अगला टाइप है कॉमेडी का। कॉमेडी का मेन एम प्लेजर और अम्यूजमेंट देना होता है। एलर्डेज निकोल ने कॉमेडी के 3 टेक्निक्स बताए हैं। डेरिजन यानी ह्यूमन फ्रिलिटीज का मजाक उड़ाना, इनकॉन्ग्रुएंटी रिडिकुलस कंट्रास्ट क्रिएट करना, और ऑटोमेटिज्म यानी बिना सोचे समझे एक्ट करना। यहाँ पर दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है फार्स का, ये फिजिकल ह्यूमर और एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है, और दूसरा होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के कस्टम्स और प्रिटेंशंस का मजाक उड़ाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एग्जामिन द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड फार्स। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं थिएटर की, जैसे कि एपिक थिएटर। बेटोल्ट ब्रेश्ट ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मेन एम ऑडियंस को इमोशनली अटैच करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्वर बनाना और सोचने पर मजबूर करना होता है, जिसको कि हम एलिनेशन इफेक्ट भी कहते हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये दिखाता है कि ह्यूमन लाइफ मीनिंगलेस और फर्टाइल है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो कि हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। क्लासिकल संस्कृत थिएटर, आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इंडियन एस्थेटिक थ्योरी में रसा और भाव यानी ह्यूमन इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। कालिदास संस्कृत थिएटर के एक्नॉलेज्ड मास्टर पोएट थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एपिक थिएटर विद द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, साइटिंग रेलेवेंट प्लेराइट्स। 20th सेंचुरी के आते आते ड्रामा में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। सिनेमा के आने से थिएटर ट्रेडिशन को खतरा हुआ, इसलिए ड्रामेटिस्ट ने नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, जैसे हेनरिक एब्सन। नॉर्वे के इस प्लेराइट ने अ डॉल्स हाउस लिखी, जहां उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों पर प्रोज में ट्रेजेडी लिखना शुरू किया। एंटन शेकॉव, रशिया के इस राइटर के प्लेस जैसे द चेरी ऑर्चर्ड में सेंट्रल थीम एस्ट्रेंजमेंट होती है, ये इनर लाइफ्स को दिखाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि जीबी शॉ, इन्होंने थिएटर ऑफ आइडियाज को प्रमोट किया और पिग्मैलियन जैसे प्लेस लिखे। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट जैसे यूजीन ओनील और अर्थर मिलर ने साइकोलॉजिकल रियलिज्म और सोशल इश्यूज को अपने प्लेस का हिस्सा बनाया। इसमें हमको ये याद रखना है कि 20th सेंचुरी ड्रामा नेचुरलिस्टिक, एक्सिस्टेंशियल, एब्सर्ड और इम्पर्सनिस्टिक था, जहां हर ड्रामेटिस्ट अपने तरीके से सोसाइटी को चैलेंज कर रहा था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी ड्रामा? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरिक एब्सन एंड एंटन शिकोव। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा ब्लॉक वन, जिसमें हमने ड्रामा के ओरिजिन से लेकर 20th सेंचुरी के सफर को डिटेल में कवर किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको ड्रामा एज अ फॉर्म को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। चले फिर बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं ब्लॉक टू पर, जहाँ पर हमको पढ़नी है अर्थर मिलर की ऑल माई सन्स। ये एक बहुत ही इमोशनल और सोशली रेलेवेंट प्ले है। सबसे पहले समझते हैं अमेरिकन ड्रामा को। अमेरिका में ड्रामा का इवोल्यूशन 17th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। शुरू में सेटलर्स प्योरिटन बिलीफ के थे, इसलिए थिएटर जनरली अलाउड ही नहीं था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे कॉलेजेस में स्पीच स्किल्स डेवलप करने के लिए ड्रामा स्टार्ट हुआ, और 18th सेंचुरी में रॉबर्ट हंटर ने एंडोबोरोस लिखी, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर थी। 19th सेंचुरी में मेलोड्रामा फॉर्म यहाँ पर बहुत पॉपुलर फॉर्म बन गया, जो स्टीरियोटाइप्स और सिंपल प्लॉट्स पर बेस्ड था। सिविल वॉर के बाद अमेरिकन ड्रामा में रियलिज्म आया, जो नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक एब्सन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। 20th सेंचुरी के आते आते यूजीन ओनील, टेनेसी विलियम्स और अर्थर मिरर जैसे लेजेंड्स ने मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन ड्रामा फ्रॉम 17th टू 20th सेंचुरी। अब ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हो सकता है। अब हमें इस ब्लॉक में पढ़ना है अर्थर मिलर और उनके सबसे फेमस प्ले ऑल माय सन्स को। अर्थर मिलर का जन्म मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश ने उनकी लाइफ और थिंकिंग पर डीप इम्पैक्ट डाला था, क्योंकि उस वक्त उनके फादर का कोट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बर्बाद हो गया था। उनके मेजर प्लेस में डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल और अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज शामिल है। और हाँ, हमारा ऑल माय सन्स प्ले, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल माय सन्स प्ले 1947 में कॉर्नेट थिएटर में परफॉर्म की गई थी और बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसमें हमको ये याद रखना है कि इसमें एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज यानी टाइम, प्लेस और एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। पूरा प्ले लगभग 24 घंटे के अंदर जो केलर के बैकयार्ड में होता है, जो एक अमेरिकन टाउन डिट्रॉइट के आउटस्कर्ट्स में स्थित है।
जो केलर और स्टीव डेवर बिजनेस पार्टनर्स थे। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम उन्होंने डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स आर्मी को सप्लाई किए, जिसकी वजह से 21 पायलट्स की जान चली गई। जो केलर ने सारा ब्लेम स्टीव डेवर पर डाल दिया और खुद एक्सोनरेट हो गया, जबकि स्टीव डेवर को जेल हो गई। केट केलर को अभी भी लगता है कि उनका बेटा लैरी, जो वॉर में मिसिंग हो गया था, वो जिंदा है। दूसरा बेटा क्रिस केलर लैरी की एक्स फियांसे एन डेवर से शादी करना चाहता है। क्लाइमेक्स तब आता है जब एंडेवर का भाई जॉर्ज डेवर सच्चाई लेकर आता है। एंडेवर एंड में लैरी का एक लेटर दिखाती है, जिसमें उसमें लिखा था कि उसने अपने फादर के इस टेरिबल क्राइम की शर्म के मारे वो डेलिबरेटली अपना प्लेन क्रैश करके वो सुसाइड कर लेता है। एंड में जो किलर को रियलाइज होता है कि वो 21 डेड पायलट्स ऑल माय सन्स थे, और इस इंटेंस गिल्ट में वो खुद को शूट कर लेता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को इसमें देखिए। आर्थर मिलर का मानना था कि कॉमन मैन भी ट्रेजेडी का हीरो हो सकता है, खासकर जब वो अपनी पर्सनल डिग्निटी के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द प्लॉट ऑफ ऑल माय सन्स एंड एक्सप्लेन आर्थर मिलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन। इस प्ले में सोसाइटी और फैमिली से जुड़े कई डीपली मूविंग थीम्स हैं, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि जो केलर का अमेरिकन ड्रीम बहुत ही नैरो और सेल्फिश था। उसने सोसाइटी और देश की ड्यूटी से ऊपर अपनी फैमिली के फाइनेंशियल कंफर्ट को रखा। आइडियलिज्म। क्रिस केलर एक आइडियलिस्ट है। उसे अपने जिंदगी पर गिल्ट फील होता है, उसके साथ के सोल्जर्स देश के लिए मारे गए, और इस वजह से वो सोसाइटी के सेल्फिश नेचर से डिसगस्टेड है। फादर सन रिलेशनशिप। क्रिस केलर अपने बाप को बहुत आइडलाइज करता था, पर जब फ्रॉड की सच्चाई बाहर आती है तो उनका ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमेशा के लिए टूट जाता है। मदर सन रिलेशनशिप। केट केलर रियलिटी को डिनाई करती है और एक फॉल्स होप रखती है कि लैरी वापस आएगा, ताकि उसके हस्बैंड का क्राइम छुपा रहे और फैमिली बची रहे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फैमिली लॉयल्टी इन ऑल माय सन्स। इसमें आपको कैरेक्टर्स के टाइप को बताकर, उनके एक्शंस को बताकर इन थीम्स को प्रेजेंट करना होगा। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। चलिए सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। जो केलर ये एक एरोगेंट, हार्ड वर्किंग और गुड नेचर्ड आदमी है जो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता है। उसका ट्रैजिक फ्लॉ, उसका नैरो विजन यानी मायोपिया है, जिसके कारण वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच पाता और गिल्टी फील होने पर सुसाइड कर लेता है। क्रिस केलर 32 साल का ये आइडियलिस्ट बेटा है। वॉर में उसकी केयरिंग नेचर की वजह से उसकी बटालियन उसको मदर मैकेलर बुलाती है। केट केलर ये एक लविंग और मटर्नल माँ है, जो सच्चाई यानी डिनायल से भागती है और सुपरस्टिशन में बिलीव करती है, ताकि उसकी फैमिली न टूटे। एन डेवर ये एक 21 साल की लड़की है जो क्रिस केलर से शादी करना चाहती है। उसने अपने बाप स्टीव डेवर को उसके क्राइम के लिए डिसोन कर दिया है, और लेटर की सच्चाई इसने अपने पास छिपा कर रखी थी। जॉर्ज डेवर एन डेवर का भाई है। ये एक लॉयर है जो फाइनली जो केलर के सच को एक्सपोज करने वहां आता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि माइनर कैरेक्टर्स जैसे डॉक्टर जिम बेलिस और उनके मनी माइंडेड वाइफ सिस बेलिस प्ले में रियलिस्टिक डे लाइफ टच ऐड करते हैं। एक और नेबर फ्रैंक ल्यूबी एस्ट्रोलॉजी में मानता है, जो केट केलर के फॉल्स होप को स्ट्रॉन्ग करता है कि लैरी अभी भी जिंदा है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ जो केलर एज अ ट्रैजिक हीरो एंड डिस्कस हिज ट्रैजिक फ्लो, यानी कि उसका हमेशा आपको इसमें डिस्कस करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 3 की तरफ, जिसमें कि हमको पढ़ना है मोहन राकेश और उनके बेहतरीन प्ले हाफ वे हाउस को। ओरिजिनल हिंदी में इस प्ले का नाम आधे अधूरे है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस प्ले में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी राइटर को समझने के लिए उसके रूट्स जानना बहुत जरूरी होता है। मोहन राकेश का जन्म 1925 में जलंधर, पंजाब में हुआ था। उनकी अर्ली लाइफ पर आर्य समाज का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था, जिसने उन्हें सोसाइटी को रेशनली देखना सिखाया। ये प्ले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी 1950s और 60s के टाइम पर बेस्ड है, जब अर्बन इंडिया में मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था और सोसाइटी में नए बदलाव आ रहे थे। प्ले शुरू होता है एक प्रोलॉग से, जहां द मैन इन अ ब्लैक सूट स्टेज पर आता है और डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। वो कहता है कि उसका इस प्ले में कोई वेल डिफाइंड रोल नहीं है, और प्ले खुद में एक अनडिफाइंड यानी अधूरा है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि इस प्ले की यूनिक कास्टिंग कैसे की गई है। दोस्तों, प्रोलॉग वाला आदमी आगे चलकर प्ले के 5 अलग अलग मेल कैरेक्टर्स द मैन, मरेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा का रोल प्ले करता है।
प्ले एक मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। सावित्री इस फैमिली की सोल और ब्रेड विनर है, यानी कि कमाने वाली है, जबकि उसका हस्बैंड महेंद्र नाथ बिजनेस में फेल होने के बाद घर पर रहता है और एक पैरासाइट की तरह सावित्री पर डिपेंड करता है। उनकी बड़ी बेटी बिनी की शादी मनोज से हुई है, पर वो अपने पति के साथ खुश नहीं है और बार बार मायके आ जाती है। बड़ा बेटा अशोक कॉलेज छोड़ चुका है, कोई जॉब नहीं करता और पूरा दिन आलसियों की तरह घर पर पड़ा रहता है। छोटी बहन किनी एक नेग्लेक्टेड और रेबेलियस टीनेजर बन चुकी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। सावित्री अशोक के जॉब के लिए अपने एरोगेंट और पॉम्पस बॉस सिंघानिया को घर पर इनवाइट करती है, जिसे अशोक बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्ले के एक्ट 2 में महेंद्र नाथ का दोस्त जुनेजा आता है और फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स के लिए सावित्री को ही ब्लेम करता है। सावित्री अपने फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए अपने पुराने दोस्त जगमोहन के पास जाती है, पर एंड में वापस उसी घर में लौट आती है। इसमें हमको ये याद रखना है कि प्ले बिल्कुल वैसे ही एंड होता है जैसे शुरू हुआ था। किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, सब कुछ स्टैटिक है, यानी कि रुका हुआ रह जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोलोग एंड द कैरेक्टर्स इंटरैक्शन इन एक्ट 1 एंड एक्ट 2 ऑफ हाफ वे हाउस। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इस प्ले का टाइटल हाफ वे हाउस आखिर क्या सिग्निफाई करता है। ये एक ऐसे घर की कहानी है जो कभी वेल टू डू मिडिल क्लास हुआ करता था, पर अब इकोनॉमिकली डिक्लाइन होकर लोअर मिडिल क्लास के हाफ वे यानी बीच रास्ते में आ चुका है। इस घर का टूटा हुआ फर्नीचर और लिमिटेड स्पेस इस फाइनेंशियल क्राइसिस को हाईलाइट करते हैं। इस प्ले में हम देखते हैं कि बाहर की कैपिटलिस्ट सोसाइटी और मार्केट का असर घर के अंदर तक आ गया है। जुनेजा ने बिजनेसमैन महेंद्र नाथ को चीट किया था, पर महेंद्र नाथ आज भी फाइनेंशियली उस पर डिपेंड करता है और उसके आगे झुक कर रहता है। नो वे आउट। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा डर होता है अपनी सोशल इज्जत खोना। इस फैमिली के कैरेक्टर्स इस ऑप्रेसिव सोशल सिस्टम में इस तरह फंसे हुए हैं कि वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपस में प्यार से रह पा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द टाइटल हाफ वे हाउस and how it reflects the socio-economic crisis of an urban middle class family। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं जो जेंडर रोल्स को एक्सपोज करता है। रोल रिवर्सल। ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में आदमी कमाता है और वुमेन घर संभालती है, पर यहाँ सीन उल्टा है। सावित्री काम पर जाती है और महेंद्र नाथ घर पर रहता है। मेल ईगो एंड डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि सावित्री फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, इसलिए महेंद्र नाथ का मेल ईगो डीपली हर्ट होता है। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, घर पर अपना कंट्रोल दिखाने के लिए उसने पास्ट में सावित्री को बुरी तरीके से पीटा था, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस था। बिन्नी और जुनेजा की बातों से इस वायलेंस के बारे में हमको पता चलता है। पेट्रियार्कल बायस, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। जुनेजा सोसाइटी के उस पेट्रियार्कल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ एक वुमेन चाहे कितना स्ट्रगल कर ले, एंड में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ उसे ही मान लिया जाता है। सावित्री चिल्लाकर कहती है कि उसे एक मैन यानी ताकतवर आदमी चाहिए, ना कि एक हैंगर ऑन यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहने वाला। पर जुनेजा उसके सभी आर्गुमेंट्स को दबा देता है और उसे सेल्फ सेंटर्ड साबित कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन एंड द इनहेरेंट पेट्रियार्कल बायसेस एज सीन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सावित्री एंड जुनेजा। चलिए एंड में इस प्ले के ड्रामेटिक फॉर्म को भी समझते हैं। स्क्रिप्ट का कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको स्टेज पर प्रेजेंट करने का तरीका उतना ही पावर होल्ड करता है। वन एक्टर 5 रोल्स, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी। एक ही एक्टर द मैन महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा का रोल प्ले करता है। मोहन राकेश इस टेक्निक से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, चाहे सोसाइटी में आदमी कोई भी मास्क पहन ले, एसेंशियली सभी मर्द एक जैसे हैं और उनका बिहेवियर एक जैसा ऑप्रेसिव होता है। रेटोरिक ओवर डायलॉग। प्ले में कैरेक्टर्स सच में आपस में बात यानी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हर कोई सिर्फ अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। साइलेंसेस, स्टैमरिंग यानी कि हकलाना और आधी अधूरी बातों का यूज किया गया है, जो एंटी ड्रामा और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की याद दिलाता है। द एंटी क्लाइमैक्स। प्ले किसी हीरो की जीत या फिर ट्रेजेडी से एंड नहीं होता। एंड तक आते आते महेंद्रनाथ वापस घर लौट आता है, सब कुछ स्टैटिक रहता है और लाइफ की स्टेग्नेशन यानी ठहराव को बिल्कुल रियलिस्टिक ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये प्ले सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल क्लास सोसाइटी के खोखलेपन, हॉलो नेचर का ये एक मिरर है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, एग्जामिन द ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज्ड इन हाफ वे हाउस, particularly the significance of one actor playing 5 different roles। दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लॉक 3 कंप्लीट होता है। चले फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 4 की तरफ और अपनी वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं।
ब्लॉक 4 में हमको नागोगी वा थियोन्गो का एक प्ले पढ़ना है जिसका नाम है द ट्रायल ऑफ दिदान किमाती। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। सबसे पहले हम अफ्रीका और केनिया की हिस्ट्री को समझते हैं क्योंकि इसके बिना हम प्ले की डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। द मिथ ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट। यूरोपियन हिस्ट्री बुक्स में अफ्रीका को हमेशा डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया है। इसका रीजन उनका इग्नोरेंस था क्योंकि वो अफ्रीकन को प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड मानते थे। उन्होंने इस मिथ का यूज सिविलाइजिंग के नाम पर अफ्रीका को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए किया, जैसा कि उन्होंने इंडिया को किया था। अब रियलिटी क्या है? शेख अंतर दियोप जैसे स्कॉलर्स ने हिस्टोरिकल अकाउंट्स के थ्रू प्रूव किया है कि एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ब्लैक अफ्रीकन्स ने ही स्टैब्लिश की थी, जो इस मिथ को कंप्लीटली गलत साबित करता है। केनिया अंडर द ब्रिटिश। 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश ने केनिया पर कंट्रोल कर लिया था और वहां की सबसे फर्टाइल लैंड, जिसे व्हाइट हाईलैंड्स कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गिकुयू ट्राइब को हुआ, जिन्हें अपनी जमीन से निकाल दिया गया। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इसी ऑपरेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको माऊ माऊ मूवमेंट कहते हैं। 1952 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई और जोमो केन्यात्ता जैसे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। फाइनली 1963 में केन्या को अपनी इंडिपेंडेंस यानी उहुरू मिली। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द मिथ ऑफ अफ्रीका एज अ डार्क कॉन्टिनेंट एंड ब्रीफली ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द माऊ माऊ स्ट्रगल इन केनिया। अब ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। चलिए लाइफ को देखते हैं हमारे राइटर की, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी से ही उनकी राइटिंग्स का सच पता चलता है। नागोगी का जन्म 1938 में केनिया के लिमुरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने माकारेरी यूनिवर्सिटी और लीड्स यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। नागोगी का क्लियरली मानना था कि लिटरेचर और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक राइटर कभी न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसे या तो ऑपरेसर के साथ खड़ा होना पड़ता है या फिर ऑप्रेस्ड लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने उन अफ्रीकन को शार्पली क्रिटिसाइज किया जो कोलोनियलिज्म के टाइम पर ब्रिटिश के साथ मिल गए थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस में पावर एंजॉय कर रहे थे। इन्हें वो कॉम्प्राडोर बोर्गोइज यानी कि कोलैबोरेटर्स कहते हैं। लैंग्वेज एज अ वेपन। अपनी बुक डीकोलोनाइजिंग द माइंड में नागोगी ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वो अब से इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी मदर टंग जिकुयू और किस्वाहिली में लिखेंगे, ताकि वो डायरेक्ट अपनी जनता से कनेक्ट कर सकें। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कमेंट ऑन नागोगी वा थियोंगो आइडियोलॉजी ऑन हिज व्यूज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। अब हम आते हैं इस ब्लॉग के कोर प्ले पर, जिसे नागोगी वा और मिक्रे गिथाई ने मिलकर लिखा था। देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, तो स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है उसको अच्छे से रख लो। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस प्ले का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल यूरोपियन प्लेस जैसा नहीं है। इसे मूवमेंट्स में डिवाइड किया गया है। द ओपनिंग प्ले एक फार्सिकल कोर्टरूम ट्रायल से शुरू होता है। वहां दीदन के माथी को चेन्स में लाया जाता है और व्हाइट जज उस पर लीगल फायर आर्म रखने का चार्ज लगाता है। दीदन के माथी बिल्कुल साइलेंट और डिफाइंड रहता है, जो क्लियर रेशियल और पॉलिटिकल टेंशन दिखाता है। फर्स्ट मूवमेंट स्टेज पर ब्लैक मैंस हिस्ट्री को 4 फेजेस में एनेक्ट किया जाता है: स्लेवरी, फोर्स लेबर और रेबेलियन। इसमें एक वुमेन मिलती है जो एक सिंपल पीजेंट दिखती है पर एक्चुअली एक फियरलेस फाइटर है। उसके पास एक कोंडो यानी कि बास्केट होती है जिसमें ब्रेड के अंदर बंदूक छुपी है। वो जॉनी नाम के एक व्हाइट सोल्जर को बेवकूफ बनाती है और बाद में 2 भटके हुए बच्चों, बॉय और गर्ल को स्ट्रगल के लिए मोटिवेट करती है। सेकेंड मूवमेंट, यहाँ दीदन की माती के जेल सेल में 4 ट्रायल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रायल में शॉ हेंडरसन उसके जान बख्शने का ऑफर देता है अगर वो सरेंडर कर दे, पर वो रिजेक्ट कर देता है। सेकेंड ट्रायल, एक बैंकर और एक इंडियन आकर उसे डेवलपमेंट और मॉडर्न सिटीज का लालच देते हैं कि माथी उन्हें जुडास कहकर निकाल देता है। थर्ड ट्रायल, अफ्रीकन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और प्रीस्ट आते हैं जो एक्चुअल में कोलैबोरेटर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश लोगों के साथ मिल गए हैं। कि माथी इनको नियो स्लेव्स कहता है। फोर्थ ट्रायल, शॉ हेंडरसन वापस आता है और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, पर दीदन के माथे टूटता नहीं है। थर्ड मूवमेंट, फ्लैशबैक में एक गोरिल्ला कैंप दिखाया जाता है जहां किमाती अपने एनिमीज और उन कोलैबोरेटर्स को जज कर रहा है, जिसमें उनका अपना भाई भी शामिल है। वापस प्रेजेंट कोर्ट रूम में जज किमाती को हैंगिंग यानी फांसी की सजा सुनाता है, पर प्ले एक पावरफुल नोट पर एंड होता है। बॉय और गर्ल उस ब्रेड को तोड़ते हैं, बंदूक निकालते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं नॉट डेड, और एक थंडरस फ्रीडम सॉन्ग शुरू हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, समराइज द 4 ट्रायल्स ऑफ दीदिन किमाथी इन द सेकंड मूवमेंट एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस।
आखिरी यूनिट में हम इस प्ले के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ले, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑथर्स का मेन मोटिव नायरी में हुए झूठे यानी कि फार्सिकल ट्रायल को रिप्रोड्यूस करना है। उनका एम द केनियन हिस्ट्री को इमेजिनेटिवली रिकंस्ट्रक्ट करना और दीदिन किमाती को हिस्ट्री में उसका सही हीरोइक स्टेटस दिलाना है, जिसे ब्रिटिश ने सिर्फ एक टेररिस्ट बताकर बदनाम किया था। थ्रेटिकल टेक्निक्स, प्लेराइट्स ने प्री कॉलोनियल अफ्रीकन ड्रामा टेक्निक्स का खूबसूरत यूज किया है, जिसमें मीमे, ड्रमिंग, सिंगिंग और डांस इंक्लूडेड है। इस प्ले में पास्ट और प्रेजेंट मर्ज हो जाते हैं, जो वक्त यानी टाइम के कंटिन्यूम को दर्शाता है। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स इंडिविजुअली नाम से नहीं बल्कि टाइप्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे वुमेन, बॉय और गर्ल। द वुमेन ये सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि उन सारे स्ट्रगलिंग वर्किंग मदर्स का सिंबल है जो रिवॉल्यूशन को जिंदा रखती हैं। बॉय एंड गर्ल ये केनियन यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो शुरू में भटके हुए थे पर एंड आते आते ट्रू रिवॉल्यूशनरीज बन जाते हैं। दीदन के माथी वो सिर्फ एक गन टोटिंग रिबल नहीं है, ऑथर्स ने उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाया है। वो अपने लोगों से बेहद प्यार करता था और कभी कभी दुश्मनों के प्रति टू ह्यूमन यानी कि सॉफ्ट भी हो जाता था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कमेंट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन द ट्रायल ऑफ दीदन के माथी, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द रोल्स ऑफ द वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। और इसी के साथ दोस्तों हमारा बीईजीई 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का सफर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने क्लासिकल ग्रीक ड्रामा से लेकर अफ्रीकन रेजिस्टेंस थिएटर तक हर एक डेप्थ को कवर किया। मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको ड्रामा को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड, इंसाइटफुल, वन शॉट रिवीजन वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।